मैं डॉक्टर राम नरेश, सेवानिवृत्त प्राचार्य, दयानंद पोस्ट ग्रेजुएट कॉलेज, बछरावा, रायबरेली। मित्रों, मैं आज हमारी हिंदी, जिसे हम राष्ट्रभाषा, संपर्क भाषा, राजभाषा, विभिन्न नामों से संबोधित करते हैं, उसकी एक विशिष्ट सहभाषा, जिसे अवधी नाम दिया जाता है, के संदर्भ में कुछ चर्चा करना चाहूँगा। अवधी शब्द का कैसे नामकरण हुआ, ये इतिहास सम्मत है कि अवध क्षेत्र, जो कभी कौशल राज्य के नाम से जाना जाता था, सम्राट अकबर के समय में इसको सूबे का दर्जा मिला और अवध नाम दिया गया। नवाबों के दौर में अवध के नवाबों ने इसको स्वतंत्र इकाई घोषित कर दिया। परिणाम स्वरूप अवध का और अधिक विस्तार होने लगा। सीमाओं में भी कहीं वृद्धि हुई तो कहीं सीमा संकुचित हुई। अंग्रेजों के आधिपत्य में आने के बाद पूरे अवध को 2 कमिश्नरियों में बांट दिया गया। एक कमिश्नरी जो उस समय फैजाबाद कहलाती थी और अब उसका नाम अयोध्या हो गया है, और दूसरी कमिश्नरी लखनऊ। इन दोनों कमिश्नरियों में जो जनपद सम्मिलित किए गए, उनमें लखनऊ, फैजाबाद, सीतापुर, लखीमपुर खेरी, बाराबंकी, बहराइच, उन्ना मुख्य रूप से ये जनपद है। इसके अतिरिक्त इस अवध जनपद से, अवध की सीमा से संबंधित कुछ अन्य जनपद भी हैं, जहां यहाँ बोली जाने वाली भाषा बोली का प्रभाव पड़ता है, दिखाई पड़ता है, व्यवहार में आती है। तो ऐसी अवध क्षेत्र में बोले जाने वाली एक भाषा है, सहभाषा है हिंदी की, उसका नाम अवधी दे दिया गया, जो सर्व स्वीकृत हो गया। अनेक भाषा वैज्ञानिकों ने, विद्वानों ने अन्य नामों से भी इसे अभिहित करने का प्रयत्न किया, लेकिन उन्हें स्वीकृति नहीं मिली। किसी ने कौशली नाम सुझाया, किसी ने पूर्वी हिंदी कहा, किसी ने बैसवाड़ी भी नाम सुझाया, लेकिन ये नाम स्वीकृत नहीं हुए। अंततोगत्वा अवधी ही सर्व स्वीकृति प्राप्त एक सहभाषा बनकर साहित्य जगत में, भाषा के इतिहास में स्थापित हो गई। अवधी क्षेत्र के अंतर्गत जो बोली बानी का इसका अपना क्षेत्र है, इसके अंतर्गत लगभग 6.5 करोड़ की जनसंख्या आती है। इन जनपदों से बाहर अब तो विदेशों में भी, नेपाल में भी, अन्य प्रदेशों में भी, जहाँ जहाँ यहाँ के बोलने वाले लोग बस गए हैं, पहुँच गए हैं, प्रवासी हो गए हैं, वहाँ भी इसके बोलने वालों की संख्या है। नेपाल में तो बहुत अधिक इसका विस्तार है। ये अपने आप में एक बहुत महत्वपूर्ण बात है। संभवतः इतनी बड़ी जनसंख्या किसी अन्य सहभाषा की नहीं होगी जितनी हमारी अवधी की है। इस भूभाग से जो सटे हुए जनपद हैं, जहाँ पूर्ण रूप से तो नहीं पर आंशिक क्षेत्र में इस भाषा बोली का, बानी बोली का इस्तेमाल किया जाता है, उनमें हम विचार करते हैं तो हमारी दृष्टि में फतेहपुर के साथ ही कानपुर का कुछ हिस्सा, इलाहाबाद, जौनपुर, मिर्ज़ापुर, सुल्तानपुर, अमेठी और प्रतापगढ़ आदि जनपदों के कुछ हिस्से आते हैं, जहाँ सहज रूप से इस अवधी बोली का प्रयोग किया जाता है। यदि हम सीमाएं देखें, आज के संदर्भ में आधुनिक उपकरणों द्वारा जो विभाजन किया गया है, तो उसमें वर्तमान में 25 से 29 अक्षांश, 25 डिग्री और 29 डिग्री उत्तर की तरफ, और देशांतर की दृष्टि से 79 अंश
और 83 अंश में इसकी व्याप्ति है और इसका क्षेत्रफल लगभग 23,930 वर्ग मील आंका गया है। इतने बड़े भूभाग में यह शैव भाषा जीवंत रूप में आज बोली, समझी, पढ़ी और लिखी भी जाती है। ऐसी भाषा का ऐतिहासिक उद्भव कब हुआ, क्रमिक रूप से उसका विकास कैसे हुआ, कौन सी कृतियाँ, कौन से रचनाकार विभिन्न कालों में अग्रणी हुए, कब इसका स्वर्णयुग माना गया और आधुनिक काल तक, अद्यतन समय तक आते आते इसने किसने कितने पड़ाव पार किए, ये सब अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण विषय है। अध्ययन की दृष्टि से भाषा वैज्ञानिकों ने जो तथ्य उपलब्ध कराए हैं उसमें उनका मानना है कि जो हमारी अवधि है सहभाषा, इसका उद्भव प्राचीन काल की शौरसेनी, प्राकृत, मागधी अथवा यूं कहें कि अर्ध मागधी से इसका उद्भव हुआ है। यह अर्ध मागधी से विकसित होते होते वर्तमान रूप तक अपनी यात्रा पूर्ण कर चुकी है। प्रारंभिक संकेत 7वीं शताब्दी में मिलते हैं, जहां अवधी शब्दों का कुछ रूप दिखाई पड़ता है। वैसे भी कोई भी भाषा, बोली, बानी अचानक प्रकट नहीं हो जाती। बीज रूप में पहले वो अंकुरित होती है, फिर धीरे धीरे उसका व्यवहार बढ़ता है जनता के बीच में, फिर उसमें कहावतें, लोकोक्तियाँ, मुहावरे ये सब रचे जाते हैं और उसके पश्चात फिर शिक्षित और प्रबुद्ध समाज भी आकृष्ट होता है उसकी ओर और फिर उसमें साहित्य का सृजन भी किया जाता है। तो इस दृष्टि से 7वीं शताब्दी में उद्भूत अवधी सहभाषा 11वीं शताब्दी में इतनी विकसित हो जाती है कि उसमें साहित्य लेखन उपलब्ध होने लगता है। विद्वानों ने राउर बेल को, जो 11वीं-12वीं शताब्दी की रचना है, अवधी की प्रथम काव्यकृति माना है। इसके बाद अन्य भी कुछ शास्त्रीय ग्रंथ, प्राकृत पैंगलम वगैरह रचे गए, लिखे गए। उसमें भी हेमचंद्र का शब्दानुशासन, उसमें भी इस भाषा का नाम आता है, इसके शब्द आते हैं और व्याकरण संबंधी कुछ चीज़ें आती हैं। 13वीं-14वीं शताब्दी में भारतवर्ष में जब सूफी काव्य परंपरा का प्रादुर्भाव होता है और उसके माध्यम से इस बोली बानी को कुछ बड़े समर्थ रचनाकार उपलब्ध हो जाते हैं। 13वीं-14वीं शताब्दी में ही सूफी काव्यधारा के प्रवर्तक कवि मुल्ला दाऊद हैं, जो डलमऊ के रहने वाले थे, रायबरेली जनपद के। तो उन्होंने चंदायन महाकाव्य की रचना की और वो दोहा चौपाइयों में की। उनकी वो शैली, उनकी वह विधा इतना अधिक लोकप्रिय हुई अपने प्रेमाख्यानक काव्यों के कारण कि उसका विस्तार बड़ी तेजी से विभिन्न क्षेत्रों में होने लगा और इस अवधि की सूफी काव्यधारा का शीर्ष या स्वर्ण शिखर हमें मलिक मोहम्मद जायसी में दिखाई पड़ता है। उनका पद्मावत हिंदी साहित्य का अनूठा महाकाव्य माना जाता है। इनमें बहुत से कवि हुए हैं। अनेक विद्वानों ने शोध करके, परिश्रम करके एक क्रमबद्ध ऐतिहासिक विकास का निरूपण किया है। तो उसमें जिन कवियों के नाम विशेष रूप से उल्लेखनीय हैं, उनमें कुतुबन हैं, मंझन हैं, जायसी तो हैं ही, उस्मान जैसे कवि हैं। इनकी कृतियां भी साहित्य जगत में इस काव्यधारा के अंतर्गत पढ़ी और पढ़ाई जाती हैं। उनका अध्ययन, अनुशीलन भी हुआ है, जो अपने आप में एक महत्वपूर्ण कार्य हुआ हिंदी में। इस धारा का विशेष रूप से अवधि में लिखी गई दोहा चौपाइयों का इतना अधिक प्रभाव पड़ा कि
सगुणोपासना में राम काव्यधारा के प्रवर्तक न कहना चाहिए, श्रेष्ठतम उपलब्धि गोस्वामी तुलसीदास जी ने अपना रामचरितमानस लिखा। इसकी पृष्ठभूमि में दोहा चौपाइयों की वही परंपरा है जो सूफी कवियों की थी, और निसंकोच ये कहा जा सकता है कि रामचरितमानस हिंदी साहित्य का सर्वश्रेष्ठ महाकाव्य है, जहाँ भाव का, भाषा का, कथा वस्तु का, विषय वस्तु का, दार्शनिक चेतना का और भारतीय संस्कृति का, धर्म और अध्यात्म का चरम परिपाक दिखाई पड़ता है। इसलिए कुछ विद्वानों ने इस मध्यकाल को अवधि का स्वर्णयुग कहा है, और निसंदेह है भी। एक ही कृति पर्याप्त है उसको स्वर्णयुग की संख्या दिलाने के लिए। इसके समानांतर ही और पूर्व से ही सूफी कवियों के साथ साथ संतों ने भी अवधि बोली और वाणी का, सह भाषा का प्रयोग अपने मत के, अपनी भक्ति के, अपने ज्ञान के विस्तार के लिए इसको अपना माध्यम बनाया। महाकवि कबीर, जिनके निर्गुण पद, जिनकी क्रांतिकारी चेतना, सामाजिक सुधार का भाव और जिनका अध्यात्म बोध बहुत ऊंचाइयों को स्पर्श करता है, उनका संपूर्ण वाणी व्यापार इसी अवधि भाषा के माध्यम से व्यक्त हुआ है। ये बात अलग है कि उनके अनुयायी, उनके पंथ के अन्य परवर्ती कवि, संत, भक्त जो देश के विभिन्न अंचलों से जुड़े, यहाँ से लेकर पूर्वांचल और उधर हरियाणा तक, दक्षिण में भी, पश्चिम में भी, उत्तर में भी, तो वहाँ की स्थानीय बोली बानी का आंचलिक प्रभाव कबीर की मूल भाषा पर पड़ा है, और कुछ स्वरूप बदलता हुआ दिखता है उनके पदों का, उनके दोहों का, उनकी साकी शब्द रमैनी का, लेकिन मूल रूप से वो अवधि ही है। इन संतों में जैसे सगुण मत के राम काव्य परंपरा के अनेक कवि हुए, वैसे ही संत काव्य में भी अनेक संत कवि हुए। कबीर तो उसमें शिखर हैं ही, अन्य बहुत से लोग हैं और जिनके पंथ भी इन्हीं से मिलते जुलते हैं। अगर हम पंथों की दृष्टि से विचार करें तो कुछ नाम इस प्रकार हो सकते हैं, जैसे नानक पंथ, कबीर का पंथ अपना है ही, सतनामी पंथ, राम स्नेही संप्रदाय और शिव नारायणी संप्रदाय, और भी नाम लिए जा सकते हैं। संत मीता साहब का भी अपना एक संप्रदाय था। इन लोगों ने भी अवधी भाषा का व्यवहार करते हुए अपने मत, अपने सिद्धांत और अपने भक्तों के लिए बहुत कुछ ऐसा लिखा जो आज भी संप्रदायगत परंपरा में सुरक्षित है, और अब तो बहुत सा प्रकाश में भी आ चुका है पृथक पृथक रूप से। संत रविदास की वाणी भी अवधि की ही इसी मूल सहभाषा में ही व्यक्त हुई है। उस पर भी अन्य आंचलिक बोली वाणियों का प्रभाव पड़ा है, लेकिन उनकी भी भाषा मूलतः अवधि ही है। जहाँ तक तुलसी का प्रश्न है तो उन्होंने तो भाषा के कई रूप अपनाए हैं। कई विद्वान उनकी भाषा को, उनकी भाषा के केंद्रीय स्वरूप को बहुत अच्छा नाम दिया है। उनमें प्रोफेसर स्वरूप प्रसाद दीक्षित जी हैं, जिन्होंने तुलसी की भाषा को ब्रजावधि कहा है, जिनमें ब्रज और अवधि दोनों का बहुत सुंदर सम्मिश्रण है, समन्वय है। संतों ने भी इसी तरह अपनी जिस भाषा का प्रयोग किया, उसे भले ही विद्वानों ने कहीं सदुखड़ी कहा, कहीं पंचमेल की खिचड़ी कहा, लेकिन है मूलतः वो यही। हम जब विचार करते हैं मध्यकालीन भक्ति काव्य की, तो उसमें देखते हैं कि भक्ति काव्य में दास्य भाव की भक्ति की प्रधानता है, जैसे गोस्वामी जी में है। मधुरोपासना की भी प्रधानता है, उस पर भी बहुत कुछ लिखा गया है। और इसके साथ साथ मधुरोपासना के साथ साथ एक भाव और है, वो है रसिक संप्रदाय का। इसको लेकर अनेक विद्वानों ने आपत्तियां भी उठाई कि मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम के
लोक पावन चरित्र में इस प्रकार की सांप्रदायिक या रसिक संप्रदाय जैसी अवधारणाएं अच्छी नहीं है, ये मर्यादा के विरुद्ध है। बावजूद इसके वो धारा चलती रही और उसमें भी बहुत से लोग हुए, संप्रदाय के रूप में ही सही, एक सीमा में ही सही, अभी भी उसका अस्तित्व तो बना हुआ है। अब हम जब विचार करते हैं कि अवधि रामचरितमानस में अपने स्वर्ण शिखर का आरोहण करती हुए पहुंचती है, उसके बाद क्या होता है? तो उसके बाद हम सब जानते हैं, साहित्य के विद्यार्थी, की रीतिकाल का प्रादुर्भाव होता है और फिर ब्रजभाषा का पूरा आधिपत्य हो जाता है हिंदी कविता में, और ब्रजभाषा गुजरात से लेकर आसाम ब्रजबोली तक पहुंच जाती है, दक्षिण में भी पहुंचती है, उत्तर में भी पहुंचती है, पर अवधि की ज्योति कुछ मध्यम हो जाती है। विद्वानों का कहना है कि अवधि चरमोत्कर्ष पर पहुंच चुकी थी गोस्वामी जी तुलसीदास की कृतियों में, इसलिए बाद के कवियों की हिम्मत नहीं पड़ी कि वो उस भाषा में कुछ नया कर सकें, कुछ ऐसे उत्कर्ष पर और आगे ले जा सकें। लेकिन जैसे ही आधुनिक काल आता है, भारतेंद्र युग आता है, 1857 की क्रांति, स्वाधीनता संग्राम का प्रथम प्रयास विफल होता है, वैसे ही हिंदी में एक नवजागरण प्रारंभ होता है। उसका स्रोत चाहे बंगाल का नवजागरण रहा हो, चाहे दक्षिण का रहा हो, लेकिन उत्तर भारत पर उसका प्रभाव पड़ता है हिंदी भाषाभाषी क्षेत्र में, और एक नई चेतना जागती है, जिसे हम राष्ट्रभाव कह सकते हैं। स्वाधीनता की ललक जिसमें है, प्राचीन भारत के अतीत गौरव का वर्णन करना जिसका अभिप्रेत बन जाता है, ऐसी चेतना जागृत होती है। इस चेतना को जागृत करने में भारतेंदु अग्रणी है, और उन्हीं के मंडल के एक महत्वपूर्ण स्तंभ, जिन्हें हम सब लोग प्रताप नारायण मिश्र के नाम से जानते हैं, जो मूलतः उन्नाव के निवासी थे और कानपुर में रहकर उन्होंने ब्राह्मण जैसे पत्र का संपादन करके साहित्य में नई चेतना और राष्ट्रीयता की अलग जगाई। उन्होंने अवधि में अनेक कविताएं लिखी, और उनके निबंधों की भाषा में भी अवधि का पुट, विशेष रूप से मुहावरों का जहाँ वो प्रयोग करते हैं, वो अपने आप में बहुत आकर्षक प्रतीत होता है। प्रताप नारायण जी के बाद छुटपुट रूप से चलता रहा अवधि में लेखन, क्योंकि जितने प्रतिभाशाली अग्रणी पंक्ति के साहित्यकार थे, यद्यपि वो ब्रजभाषा में भी लिखते थे, अवधि में भी लिखते थे, पर मूलतः उनका पूरा प्रयास खड़ी बोली के उत्थान में समर्पित हो गया। फिर भी कुछ महत्वपूर्ण प्रतिभाएं काव्य क्षेत्र में उभरती हुई दिखती हैं, जिनमें बलभद्र प्रसाद दीक्षित पढ़ीस जी का नाम, क्रांति चेता कवि वंशीधर शुक्ल जी का नाम, चंद्रभूषण त्रिवेदी रमई काका जी का नाम, और इनके साथ ही गुरुप्रसाद सिंह मृगेश जी, जो मूलतः बाराबंकी के थे, के नाम उभरते हुए दिखते हैं। और प्रचुर मात्रा में, या यूँ कहें कि अपना सर्वस्व अवधि को वो समर्पित कर देते हैं, अवधि कविता को, जिससे अवधि कविता आधुनिक युग में अपने पैरों पर खड़ी होती दिखाई पड़ती है। हाँ, इतना अवश्य है कि उसमें राष्ट्रीय चेतना का भाव भी है, आधुनिक चेतना भी कहीं कहीं दिखती है, पर मूल प्रकृति अवधि की ग्राम्य जीवन की है, जिसमें पेस्टोरल सोसाइटी, पशुपालक, कृषि कर्म करने वाले किसान, ग्राम्य जीवन की व्यवस्था, ये सब मूलतः समाई हुई है। तो जो अवधि कविता आती है वो उसमें ये सब प्रतिबिंबित होता है। और यह स्वतंत्रता के पश्चात 1947 के बाद और तेजी से विस्तार पाता हुआ दिखता है। संचार माध्यमों के कारण, पहले तो आकाशवाणी, फिर दूरदर्शन, और अब तो नए माध्यम बहुत से आ गए हैं, इन सबका संबल मिलता है इस अवधि सहभाषा को, तो ये तेजी से अपना विकास करती हुई दिखाई पड़ती है।
और अगर हम आगे बढ़ें, ये ध्यान दें कि अवधि की जो समकालीन या साठोत्तरी पीढ़ी आई, उसने अवधि को क्या दिया। तो इस दृष्टि से जब हम देखते हैं तो उसमें वरन थोड़ा पीछे हम चले जाएं, भारतीय युग और द्विवेदी युग की सीमा के दौर में, तो उस समय भी स्वतंत्र रूप से धार्मिक साहित्य अवधि में बहुत लिखा गया, जिसकी परंपरा बाद तक चली आई। और उनमें लोक साहित्य में लोक गीतों के अलावा आल्हा छंद का बड़ा विस्तार हुआ। रामायण महाभारत जैसे महाकाव्यों और पौराणिक आख्यानों को आधार बनाकर अनेक कवियों ने आला छंद में अवधि में रचनाएं की। इनमें एक नाम, बड़ा नाम है बंदी दीन दीक्षित का, जिन्होंने महाभारत खंड और विजय राघव खंड नाम से रामायण और महाभारत का आल्हा में विस्तार पूर्वक वर्णन किया है। ये परंपरा बहुत आगे तक चली आई। और आल्हा छंद में तो आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी जी का बड़ा प्रसिद्ध है, सरस्वती में छपा था, कल्लू अलहित के नाम से स्वर्गो नरक ठिकाना नाय। यही नहीं, प्रगतिशील काव्यधारा के बड़े कवि बाबू केदारनाथ अग्रवाल जी ने भी बंबई का रक्त स्नान आला छंद में ही लिखा था। और भी लोगों ने लिखा, और उस दौर के बड़े बड़े कवियों ने, यहाँ तक कि एक बरवे छंद जो अवधि का मूल छंद है, जो दूसरी अन्य भाषाओं में नहीं गया, इसमें तो बड़े बड़े लोगों ने लिखा, चाहे श्रीधर पाठक रहे हों, अयोध्या सिंह उपाध्याय रहे हों, या बाद में नागार्जुन, उन्होंने बरवे छंद लिखा। और त्रिलोचन जी की तो के बरवे तो अपने आप में नई आधुनिक अवधि में अपने आप में शीर्ष स्थान पर है। ये परंपरा आगे तक चली आ रही है। इसके अलावा खड़ी बोली की कविता की जो नई विधाएं विकसित हुई, या जो उनमें नए वैचारिक आंदोलन आए, उसका भी कुछ न कुछ प्रभाव अवधि में पड़ता है, दिखाई पड़ता है। जो बंशीधर ने ग्राम्य जीवन की, किसान की, मजदूर की, अभावों की प्रतिच्छवियाँ उकेरी थी, वो परंपरा आगे बढ़ती हुई चली आई और अवधि में वो सब मिलने लगा। हाँ, इसमें हम ये नहीं कह सकते, प्रयास तो की कर रहे हैं बहुत से लोग ये मानकर कि हमें अवधि को समानांतर खड़ा करना है खड़ी बोली हिंदी के। तो नई विधाओं में नवगीत भी लिखे जा रहे हैं। अब तो गज़ल संग्रह भी प्रकाशित हो गए हैं, कहानियाँ भी आ गई हैं, लोकगीतों की भी बड़ी श्रृंखला मिलती है, प्रकाशित हुई मिलती है। बहुत से अवधि के कवि अपनी रचनाओं का संकलन प्रकाश में ला रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें हैं, लेकिन इसको लेकर कई विद्वान ऐसे हैं जिन्होंने थोड़ा असहमति व्यक्त की है कि चूँकि ये सब जो वैचारिक आंदोलनों और विमर्शों से जुड़कर कविता आ रही है, ये अवधि की मूल प्रकृति के अनुकूल नहीं है, इसलिए इनका सुव्यवस्थित विकास शायद अवधि में ना हो सके। पर प्रयास जारी रहेंगे तो एक अवसर आ सकता है कि इन्हें भी स्वीकृति मिल जाए, क्योंकि प्रायः हर नई विधा को स्वीकृति लेने में बड़ा संघर्ष करना पड़ता है। बंशीधर, रमई काका और पढ़ीस जैसे प्रतिभाशाली, या मृगेश जैसे प्रतिभाशाली कवियों की श्रृंखला के बाद इधर साठोत्तरी पीढ़ी में बहुत से नए लोग आए। जैसे हिंदी में साठोत्तरी कविता आई, वैसे अवधि में भी साठोत्तरी युग आया, जिसमें मूल प्रकृति तो अवधि की वही बनी रही जो परंपरा से प्राप्त थी। उनमें ऐसे कवियों के नाम हम ले सकते हैं जिनमें विश्वनाथ पाठक, बिकल गोंडवी जी, पारसनाथ भ्रमर जी, आद्या प्रसाद उन्मत्त, हरिभक्त सिंह पंवार, लोक गीतकार गुरु प्रसाद, काका वैश्वारी, अशोक अज्ञानी, दिनेश उन्नावी, राम बहादुर मिश्र और बहुत से ऐसे नाम हैं। आधुनिक अवधि कविता का एक बहुत सुंदर संकलन अमरेंद्र नाथ त्रिपाठी के संपादन में प्रकाशित हुआ दिल्ली से। इसमें बहुत से नए नाम हैं। हम कह सकते हैं कि वो अद्यतन अवधि का काव्य संकलन है।
कविता के अलावा अन्य विधाओं में भी रमई काका के प्रहसन, एकांकी, लघुनाट्य जो आकाशवाणी दूरदर्शन से प्रसारित हुए, इनके साथ साथ गद्य में अनेक पत्र पत्रिकाएँ भी निकली। राम बहादुर जी तो पूरा समर्पित अवधी उन नायकों में से हैं, अवधी के विकास के लिए राष्ट्रीय स्तर पर अभियान चला रहे हैं। उनकी पत्रिका जोन्हैया सदैव चर्चा में रहती है। सुशील सिद्धार्थ ने भी बिरोवा नाम से एक पत्रिका निकाली थी, कुछ ही अंक निकले और फिर वो अकाल काल कवलित हुई, पर अन्य पत्रिकाएं अपना प्रयास जारी रखे हुए हैं। अवधी एकेडमी भी बन गई है, पुरस्कार भी दिए जाने लगे हैं। हिंदी संस्थान से भी अवधी सहभाषा को प्रोत्साहित करने के लिए पुरस्कार दिए जा रहे हैं। तो इस प्रकार से हमारी अवधी गद्य पद्य दोनों ही क्षेत्रों में धीरे धीरे अपना स्थान बढ़ा रही है। एक विशेष बात और है कि जहाँ अन्य सहभाषाओं में विशेष रूप से जो उसका लोक साहित्य है उसमें अश्लीलता परोसी जा रही है, शिष्ट समाज के अभिरुचि के अनुकूल नहीं है, वहीं अवधी अभी इस प्रकार के विकार से बची हुई है। और मुझे तो ऐसा प्रतीत होता है कि महाकवि गोस्वामी जी का प्रभाव इसे संयमित और मर्यादित बनाए हुए है, क्योंकि भगवान राम जो मर्यादा पुरुषोत्तम है, उनके चरित्र का गायन, उनका गुणानुवाद इसी मूल भाषा में हुआ है और वो अभी भी हमारा आदर्श बनी हुई है। तो इस तरह से इस सहभाषा अवधि का उद्भव और विकास बीज रूप में 7वीं शताब्दी से शुरू हुआ और अब 21वीं शताब्दी के प्रथम चरण के पूर्ण होते समय तक अपने आप में उपलब्धियों से परिपूर्ण है, भरा हुआ है। अनेक विद्वानों ने इस क्षेत्र में काम किया है, जिन्होंने अवधी साहित्य संपदा को प्रकाश में लाकर उसका क्रमबद्ध इतिहास लिखने का अपने आप में एक महत्वपूर्ण कारक और मंच तैयार किया है। उसी का परिणाम है कि अवधी साहित्य का इतिहास, आधुनिक अवधी साहित्य का विकास और अनेक विश्वविद्यालयों में अनेक विधाओं पर भी काम हो रहा है अवधी की। ये सब कुल मिलाकर उसके एक व्यापक और विशद इतिहास की पृष्ठभूमि निर्मित कर रहे हैं। अवधी के अनुशीलन और अध्ययन में, समालोचन में जिन विद्वानों और साहित्यकारों का नाम विशेष रूप से उल्लेखनीय है, उनमें हम कुछ की चर्चा करना चाहेंगे। मूल रूप से अयोध्या सिंह उपाध्याय का हिंदी साहित्य का इतिहास, आचार्य रामचंद्र शुक्ल का इतिहास, ठाकुर शिव सिंह सेंगर का शिव सिंह सरोज, और बाद के अन्य लोगों ने, जिनमें बाबूराम सक्सेना जैसे भाषा वैज्ञानिक, डॉक्टर त्रिलोकीनाथ दीक्षित जैसे विद्वान, डॉक्टर ज्ञान शंकर पांडे, डॉक्टर विश्वनाथ त्रिपाठी, श्याम सुंदर मिश्र मधु, और इन सब में सर्वाधिक अग्रणी प्रोफेसर सूर्य प्रसाद दीक्षित, जगदीश पीयूष जी, जिन्होंने 10 खंडों में अवधी साहित्य को निकाला है। राम बहादुर जी का नाम मैं ले चुका हूँ। पुराने लोगों में सर जॉर्ज ग्रियर्सन, जिन्होंने भारत भाषा सर्वेक्षण कई खंडों में प्रकाशित किया था, उनको भी हम नहीं भूल सकते। और भाषा वैज्ञानिकों में डॉक्टर भोलानाथ तिवारी, उदय नारायण तिवारी जैसे विद्वान हैं, जिन्होंने इस भाषा की प्रकृति, इसका व्याकरण, व्याकरणिक स्वरूप आदि विभिन्न पक्षों पर प्रकाश डाला है, जो अपने आप में पठनीय है और अवधी को स्वतंत्र रूप से एक पुराने समय में भाषा का और आज तो हम उसे सहभाषा का दर्जा दे ही सकते हैं, और ये सर्वमान्य और सर्वस्वीकार्य भी है। मैं कहना चाहता हूँ कि अवधी सहभाषा के रूप में हमारी हिंदी की शक्ति का संवर्धन करती हुई खड़ी है और अपनी स्वतंत्र अस्मिता और एकता की रक्षा करते हुए साहित्य का भंडार भर रही है। धन्यवाद।